मित्रों नमस्कार। बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक के अंतर्गत बहाना साइटिस का इलाज लेसन चल रहा है, जो आज आखिरी भाग होगा। और इसमें हमारा भाग नंबर है 6, जिसकी मोटी हेडिंग है, कोई आदमी ज़्यादा छोटा कब होता है। मेरी उम्र अभी बहुत कम है भी उम्र के बहाना साइटिस का एक ऐसा प्रकार है जिसने कई लोगों का भविष्य चौपट कर दिया है। लगभग 1 साल पहले जेरी नाम का 23 वर्षीय युवक मेरे पास एक समस्या लेकर आया। जेरी सर्विस में एक पैरा ट्रूपर था और इसके बाद वह कॉलेज गया था। कॉलेज जाते जाते भी जेरी ने अपनी पत्नी और बच्चों की खातिर एक बड़ी ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज कंपनी के लिए सेल्समैन का काम किया। उसने बहुत बेहतरीन काम किया, कॉलेज में भी और कंपनी में भी। परंतु आज जेरी चिंतित था। डॉक्टर स्वार्ज, उसने कहा, मेरी एक समस्या है। मेरी कंपनी ने मुझे सेल्स मैनेजर बनाने का फैसला किया है। इससे मैं 8 सेल्समैनों का सुपरवाइजर बन जाऊंगा। मैंने कहा, बधाइयाँ, यह तो बहुत बढ़िया बात है। फिर तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? उसने जवाब दिया, मुझे जिन 8 लोगों का सुपरवाइजर बनाया गया है, वे सभी मुझसे 7 साल से ज़्यादा, 7 साल से लेकर 21 साल तक बड़े हैं। मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या मैं यह काम ठीक से कर सकता हूँ? जेरी, मैंने कहा, तुम्हारी कंपनी का जनरल मैनेजर तो यही समझता है कि तुम यह काम ठीक से कर पाओगे, वरना वह तुम्हें सुपरवाइजर बनाता ही क्यों? सिर्फ 3 बातें याद रखो और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। पहली बात तो यह कि उम्र पर ध्यान ही मत दो। खेत में कोई बच्चा तभी आदमी बन जाता है जब वह यह साबित कर देता है कि वह आदमी के बराबर काम कर सकता है। उसकी उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं होता, और यही तुम्हें भी साबित करना होगा। जब तुम यह साबित कर दोगे कि तुम सेल्स मैनेजर के काम को अच्छी तरह से कर सकते हो, तो तुम अपने आप उतने बड़े हो जाओगे। दूसरी बात, अपने प्रमोशन पर कभी इतराने की कोशिश मत करना। सेल्समैनों के प्रति सम्मान दिखाना, उनसे सलाह लेना, उन्हें यह महसूस कराना कि वे एक टीम के कप्तान के साथ काम कर रहे हैं, किसी तानाशाह के साथ नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो वे लोग तुम्हारे साथ काम करेंगे, न कि तुम्हारे विरुद्ध। तीसरी बात, इस बात की आदत डालो कि तुमसे ज़्यादा उम्र वाले लोग तुम्हारे अधीन काम करें। हर क्षेत्र का लीडर जल्दी ही यह जान लेता है कि उसकी उम्र अपने कई अधीनस्थों से कम है, इसलिए इस बात की आदत डाल लो। यह आगे आने वाले सालों में तुम्हारे काफ़ी काम आएगी, जब तुम्हें और भी बड़े अवसर मिलेंगे। और याद रखो, जेरी, तुम्हारी उम्र तुम्हारी सफलता की राह में कभी बाधा नहीं बनेगी, जब तक कि तुम खुद इसे बाधा न बनाओ। आज जेरी का काम बढ़िया चल रहा है, उसे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस पसंद है, और कुछ ही सालों में वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा है। कम उम्र तभी बाधा बनती है जब आप खुद ऐसा सोचते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि कई कामों में काफ़ी शारीरिक परिपक्वता की ज़रूरत होती है, जैसे इ- सिक्योरिटीज या बीमा बेचने में। किसी निवेशक या विश्वास जीतने किसी निवेशक का विश्वास जीतने के लिए या तो आपके पास सफ़ेद बाल होने चाहिए या फिर आपके सिर पर बाल ही नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचना सरासर मूर्खता है। असली महत्व तो इस बात का है कि आप अपना काम कितनी अच्छी तरह से करते हैं। अगर आप अपने काम पर पकड़ रखते हैं, लोगों को समझते हैं, तो आप पर्याप्त परिपक्व हैं। उम्र का योग्यता से कोई सीधा संबंध नहीं होता, जब तक कि आप खुद को यह यकीन न दिला दें कि उम्र और केवल उम्र ही आपको सफलता या असफलता दिला सकती है। कई युवा लोग यह महसूस करते हैं कि वे अपनी कम उम्र के कारण जिंदगी की दौड़ में पीछे हैं। हो सकता है कि किसी ऑफिस में कोई असुरक्षित आदमी या वह आदमी जिसे अपनी नौकरी छूटने का डर हो, आपके आगे बढ़ने की राह में रोड़े डाले। और हो सकता है कि वह आपकी उम्र का और आपके अनुभव की कमी का जिक्र भी करे।
परंतु आपको ऐसे असुरक्षित लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कंपनी के मालिक, कंपनी के मैनेजर ऐसा नहीं सोचेंगे। वे आपको उतनी ही जिम्मेदारी देंगे जितनी कि आप निभा सकें। यह साबित कीजिए कि आप में योग्यता है, सकारात्मक रवैया है और आपकी कम उम्र आपके प्लस पॉइंट के रूप में गिनी जाएगी। संक्षेप में उम्र के बहानासाइटिस के इलाज यह हैं। नंबर 1, अपनी वर्तमान उम्र के बारे में सकारात्मक सोच रखिए। यह सोचिए मैं अभी भी युवा हूँ। यह मत सोचिए मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। नए लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करते रहिए। ऐसा करेंगे तो आप में मानसिक उत्साह आ जाएगा और आप अधिक युवा भी दिखने लगेंगे। हिसाब लगाइए कि दूसरा नंबर, हिसाब लगाइए कि आपके पास कितना रचनात्मक समय बचा है। याद रखें, 30 साल के आदमी के पास अपने जीवन का 80% रचनात्मक समय शेष है और 50 साल के आदमी के पास अब भी 40% समय बाकी है। शायद सर्वश्रेष्ठ समय तो अभी आना शेष है। ज़्यादातर लोग जितना सोचते हैं, जिंदगी दरअसल उससे लंबी होती है। तीसरा नंबर, भविष्य में वह काम करिए जो आप सचमुच करना चाहते हो। जब आप अपने दिमाग को नकारात्मक कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो समय निकल चुका है, तभी आपके हाथ से सचमुच समय निकलता है। यह सोचना छोड़ दीजिए, मुझे यह काम सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था। यह असफलता का सोच है। इसके बजाय यह सोचिए, मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। मेरे सर्वश्रेष्ठ वर्ष अभी बाकी हैं। सफल लोग इसी तरह से सोचते हैं। चौथा नंबर, परंतु मेरा मामला अलग है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाल ही में मैंने सड़क दुर्घटनाओं के बारे में एक ट्रैफिक इंजीनियर की बातें सुनी। उसका कहना था कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 40,000 लोग मारे जाते हैं। उसकी चर्चा का मुख्य बिंदु यह था कि शायद ही कोई ऐसी सच्ची दुर्घटना होती हो हम जिसे दुर्घटना मानते हैं। वह दरअसल किसी मानवीय या मशीनी गड़बड़ी का परिणाम होती है। यह ट्रैफिक विशेषज्ञ जो बात कह रहा था, उसका मूल भाव दार्शनिक और चिंतक हमें सदियों से सिखाते आ रहे हैं। हर चीज का कोई न कोई कारण होता है। कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। आज बाहर जो मौसम है वह भी दुर्घटनावश नहीं है। वह किन्हीं विशेष कारणों से वैसा है और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इंसान के मामले इस नियम का अपवाद हैं। परंतु शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब हम किसी को अपनी बदकिस्मती को दोष देते न सुनते हों। और वह दुर्लभ दिन ही होगा जब आप किसी दूसरे आदमी की सफलता के बारे में उसकी अच्छी किस्मत की दुहाई न सुने। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि लोग बाग किस तरह किस्मत के बहानासाइटिस से पीड़ित होते हैं। मैंने 3 युवा जूनियर एग्जीक्यूटिव के साथ हाल ही में लंच किया। उस दिन चर्चा का मुख्य बिंदु था जॉर्ज सी का प्रमोशन। कल तक जॉर्ज इन्हीं लोगों की तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव था। आज उसे प्रमोशन मिल गया था। जॉर्ज को प्रमोशन क्यों मिला? इन तीनों लोगों ने इस मुद्दे का पोस्टमार्टम किया और बहुत से कारण खोज निकाले। अच्छी किस्मत, मक्खन पॉलिश, प्रेशर और जॉर्ज की पत्नी का सोर्स, यानी सच्चाई को छोड़कर हर बात कही गई। सच्चाई यह थी कि जॉर्ज इस प्रमोशन के लिए सबसे ज़्यादा योग्य था। वह अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहा था। वह ज़्यादा मेहनत से काम कर रहा था। वह अधिक प्रभावी और कार्यकुशल व्यक्ति था। मैं यह भी जानता था कि उस कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स ने काफ़ी सोच विचार किया था कि इन चारों में से किसे प्रमोशन दिया जाए। मेरे इन 3 निराश दोस्तों को यह समझना चाहिए था कि कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स जब प्रमोशन देते हैं तो वे चारों नाम लिखकर टोपी में से किसी एक का नाम नहीं निकालते हैं। मैं मशीन के पुर्जे बनाने वाली कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव से किस्मत के बहानासाइटिस के बारे में बातें कर रहा था। वह समस्या को सुनकर रोमांचित हो गया और उसने मुझे अपने जीवन का एक किस्सा सुनाया। मैंने इसका यह नाम ज्ञान तो पहले मैंने इसका यह नाम तो पहले कभी नहीं सुना।
उसका कहना था, परंतु यह हर सेल्समैन इस गंभीर समस्या से जूझता है। कल ही हमारी कंपनी में जो घटना हुई उससे आपको एक बढ़िया उदाहरण मिल जाएगा। हमारा एक सेल्समैन 4 बजे मशीन के पुर्जों का एक बड़ा ऑर्डर लेकर आया। ऑर्डर $1,12,000 का था। दूसरा सेल्समैन उस वक्त वहीं ऑफिस में खड़ा हुआ था। इस सेल्समैन का माल इतना कम बिकता था कि वह कंपनी पर बोझ बनता जा रहा था। जब जॉन ने अच्छी खबर सुनाई तो उसने ईर्ष्या भरी बधाइयां तो दी, परंतु साथ में यह भी कहा, जॉन, एक बार फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही। देखने वाली बात यह है कि यह कमज़ोर सेल्समैन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि जॉन के बड़े ऑर्डर से किस्मत का कोई बड़ा लेना देना नहीं था। जॉन उस ग्राहक पर कई महीनों से मेहनत कर रहा था। उसने वहाँ आधा दर्जन लोगों से लंबी और बार बार चर्चाएं की थी। जॉन रातों को योजनाएं बनाया करता था कि वह किस तरह यह ऑर्डर हासिल कर सकता था। फिर उसने हमारे इंजीनियरों के साथ बैठकर उस यंत्र के शुरुआती डिजाइन बनवाए। जॉन खुशकिस्मत नहीं था जब तक कि आप सुनियोजित काम करने के तरीके को किस्मत का नाम न दें। अगर किस्मत के सहारे हम जनरल मोटर्स को एक बार फिर से गठित करें, अगर किस्मत ही यह तय करे कि कौन आदमी मैनेजर बनेगा और कौन चपरासी, तो इस देश का हर बिजनेस चौपट हो जाएगा। 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि जनरल मोटर्स को हम किस्मत के सहारे पूरी तरह पुनर्गठित करें। इस काम के लिए हम एक बक्से में सभी कर्मचारियों के नाम की पर्ची डाल दें। पर्ची उठाने पर जिसके नाम की पहली पर्ची खुलेगी उसे हम प्रेसिडेंट बना देंगे, दूसरे नाम वाले को वाइस प्रेसिडेंट, और इसी क्रम में हम नीचे की तरफ आते जाएंगे। यह मूर्खतापूर्ण लगता है, नहीं क्या? परंतु किस्मत जब काम करेगी तो इसी तरह से काम करेगी। जो लोग किसी भी व्यवसाय में चोटी पर पहुंचते हैं, चाहे वह बिजनेस मैनेजमेंट हो, सेल्समैनशिप हो, कानून, इंजीनियरिंग, अभिनय या और कोई क्षेत्र हो, वे इसलिए चोटी पर पहुंचते हैं क्योंकि उनका नज़रिया उत्कृष्ट होता है और वे साथ में कड़ी मेहनत भी करते हैं। अब किस्मत के बहाना साइटिस के 2 तरीके से जीतिए। पहला कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार कीजिए। जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो जरा गौर से देखिए। तब आपको यह दिखेगा कि जिसे आप पहली नज़र में अच्छी किस्मत समझते थे, दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नज़रिए का परिणाम है। इसी तरह किसी आदमी की बदकिस्मती को भी गौर से देखिए। आपको उसके पीछे भी कुछ कारण मिलेंगे। मिस्टर सफल को जब झटका लगता था तो वे उससे कुछ सीखते हैं और उससे लाभ उठाते हैं, परंतु जब मिस्टर असफल हारते हैं तो वे अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखते और बहाने बनाते रहते हैं। दूसरा, कभी भी दिवा स्वप्न मत देखिए। अपनी मानसिक ऊर्जा को सपनों ऐसे सपने देखने में जाया मत कीजिए जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती हो। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। सफलता उन चीज़ों को करने से आती है और उन सिद्धांतों में पारंगत होने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, जीवन की अच्छी चीज़ों में किस्मत का सहारा मत लीजिए। किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिला करती। इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित कीजिए कि आप सचमुच एक विजेता बन जाएं। मित्रों, अब हमारा भाग नंबर 6वां यहीं पर पूरा होता है। बहाना साइटिस का इलाज कराइए, यह लेसन भी पूरा हुआ। अब आगे अपने 7वें भाग में हम विश्वास जगाइए और डर भगाइए लेसन के अंतर्गत आपसे बातें करेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।